आज बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो सवाल यही है कि आखिर इजराइल ने इतिहास का सबसे रिस्की एयर स्ट्राइक किया ही क्यों? क्या सद्दाम हुसैन सच में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इतने करीब था? इन्हीं सवालों के जवाब में छुपा है इस पूरे ऑपरेशन का राज। इस हमले के क्यों को समझने के लिए सबसे पहले उस खतरे को समझना होगा जो इजराइल को महसूस हो रहा था। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? सद्दाम हुसैन ने तो अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि इराक का परमाणु कार्यक्रम ईरान के लिए नहीं बल्कि अरब देशों के असली दुश्मन इजराइल के लिए है। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, क्योंकि फ्रांस उन्हें एक 70 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर और 72 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम दे रहा था। मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सामान। और यहीं से जन्म हुआ बिगिन डॉक्ट्रिन का। उस वक्त के प्रधानमंत्री मेनाकेम बिगिन की ये एक सीधी सादी सुरक्षा नीति थी। इजराइल अपने किसी भी दुश्मन पड़ोसी देश को मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार हासिल नहीं करने देगा। मतलब खतरा दिखने पर ही उसे खत्म कर दो। इजराइल ने डिप्लोमेसी से भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। फ्रांस ने प्रोजेक्ट रोकने से साफ मना कर दिया। अमेरिका से सिर्फ खोखले आश्वासन मिले, क्योंकि अमेरिका तो सद्दाम को ईरान के खिलाफ एक बैलेंस की तरह देख रहा था। मोसाद ने भी चुपके से तोड़फोड़ की, कुछ साइंटिस्ट्स को रास्ते से हटाया, लेकिन इससे प्रोग्राम सिर्फ कुछ धीमा हुआ, रुका नहीं। तो कुल मिलाकर इजराइल को ये लगने लगा था कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेला है। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो एक ही रास्ता बचा, एक मिलिट्री स्ट्राइक। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्लानिंग जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। टारगेट था 1600 किलोमीटर दूर। सोचिए, एक तरफ का रास्ता 1600 किलोमीटर का, वो भी 3 दुश्मन देशों के एयर स्पेस से गुजरते हुए। उस जमाने के फाइटर जेट्स के लिए ये सफर लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने रास्ता कैसे निकाला? देखिए ये प्लान कितना जबरदस्त था। स्टेप 1, दुश्मन के रडार से बचने के लिए सिर्फ 100-150 फीट की ऊंचाई पर उड़ना, मतलब कई ऊंची बिल्डिंग्स से भी नीचे। स्टेप 2, जॉर्डन और सऊदी अरब के रडार के उन इलाकों से गुजरना जहां कवरेज सबसे कमजोर थी। स्टेप 3, हवा में फ्यूल भरने के रिस्क से बचने के लिए प्लेन्स पर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगाए गए। और स्टेप 4, अगर फिर भी पकड़ में आ गए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को धोखा देने के लिए तैयार रहना। हर एक कदम एक बहुत बड़ा जुआ था। इस नामुमकिन लगने वाले मिशन को मुमकिन बनाया इंटेलिजेंस ने। ये असल गेम चेंजर था। मोसाद के एजेंट्स फ्रांस और इराक से सीधी जानकारी भेज रहे थे। ईरान ने भी रिएक्टर साइट की अहम खुफिया जानकारी शेयर की। और तो और CIA ने भी चुपके से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें दी। इन सब की वजह से वो भारी सुरक्षा वाला रिएक्टर इजरायली प्लानर्स के लिए एक खुली किताब जैसा बन गया। सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं था, उसे परफेक्ट बनाना जरूरी था। इसके लिए इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में उसिराक रिएक्टर का एक पूरा का पूरा डमी मॉडल बनाया गया और हफ्तों तक पायलटों ने उसी पर बम गिराने की प्रैक्टिस की, दर्जनों बार, ताकि जब असली मौका आए तो 1 सेकंड की भी गलती ना हो। और फिर वो दिन आया जब सारी प्लानिंग, सारी ट्रेनिंग और सारे जोखिम एक साथ क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाले थे। बगदाद के ऊपर वो 80 सेकंड। 7 जून 1981 दोपहर 3:55 पर 8 F-16 और 6 F-15 जेट्स ने उड़ान भरी। रास्ते में जॉर्डन के किंग हुसैन ने उन्हें अपनी याट से देख भी लिया, लेकिन पायलट्स ने जॉर्डन और सऊदी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को चकमा दे दिया। शाम 6:35 पर जेट्स अचानक बगदाद में टारगेट के ऊपर आए। नीचे मौजूद गार्ड्स हैरान रह गए और अगले ही मिनट 16 में से 14 बम सीधा रिएक्टर के डोम पर जा गिरे। सिर्फ 1 मिनट के अंदर रिएक्टर तबाह हो चुका था और इजरायली जेट्स आसमान में गायब हो गए। इस हमले के आंकड़े देखिए, 8 F-16 फाइटर जेट्स, सिर्फ 80 सेकंड की कार्रवाई और इजरायली कैजुअलिटीज 0, एक भी नहीं। ये वाकई में मिलिट्री प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एक बेहतरीन नमूना था। सिर्फ 80 सेकंड में सालों की मेहनत और अरबों डॉलर्स सब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। सद्दाम हुसैन का न्यूक्लियर सपना हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस हमले ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी, जिसके नतीजे आज भी महसूस किए जाते हैं।
शुरू में तो पूरी दुनिया ने इजराइल की कड़ी निंदा की, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसे एक आक्रामक कार्रवाई बताया। लेकिन 10 साल बाद जब खाड़ी युद्ध हुआ तो पासा पलट गया। वही अमेरिका, जिसके रक्षा सचिव डिक चेनी थे, उन्होंने इजराइल को इस हमले के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये हमला ना हुआ होता तो उन्हें एक न्यूक्लियर पावर वाले सद्दाम का सामना करना पड़ता। डिक चेनी ने तो ऑपरेशन के कमांडर को एक नोट में लिखा भी कि आपने डेजर्ट स्टॉर्म में हमारा काम बहुत आसान कर दिया। तो 10 साल बाद इसके सबसे बड़े आलोचकों को भी इस हमले की स्ट्रैटेजिक वैल्यू समझ आ गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस एक दुस्साहसिक हमले ने हमेशा के लिए प्रीएम्प्टिव यानी खतरा दिखने से पहले ही हमला करने के नियमों को बदल दिया? इस एक घटना ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा जैसे मुद्दों पर वो सवाल खड़े कर दिए जिन पर आज भी बहस जारी है।